नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है किनारे। आज माँ को गुज़रे 15 दिन बीत चुके हैं। 13वीं वाले दिन ही सारे मेहमान चले गए थे। आज रविवार है। मुझे भी माँ की कमी बहुत खल रही थी। मेरा भी माँ के साथ प्यार भरा अपनत्व से परिपूर्ण सास बहू का रिश्ता था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं ब्याह के यथार्थ के साथ इस घर में आई थी। मैंने चरण स्पर्श करने के बाद माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में उमड़ती ममता को पहचाना। वहाँ अस्वीकार या परीक्षण का एक कण भी नहीं था। वहाँ तो स्वीकृति ही स्वीकृति थी। माँ ने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और प्रशंसा भरी दृष्टि से मुझे निहारती हुई बोली, इस घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। आज से इस घर को अपना मानकर अधिकार पूर्वक यहाँ रहो और अपने धर्म का निर्वाह करो। बड़ों का आदर करो और छोटों को प्यार दो। तुम देखोगी सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं। कोई भेदभाव नहीं। अधिकार का निर्वाह सब समान रूप से करते हैं यहाँ। मेरे दोनों बेटे अपने गुणों के कारण महत्वपूर्ण हैं। तुम यथार्थ की पत्नी हो, अतः तुम्हारा विशेष महत्व है। तुम हमारे कुल का सौभाग्य हो। इस कुल से कभी रुष्ट मत होना। कोई असुविधा हो तो अपने पति से कहना। असुविधा दूर ना हो तो निसंकोच मेरे पास आ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे बेटे मेरे प्रति अपार स्नेह के कारण मेरा कहा कभी नहीं टालते। और उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। माँ, सारी ममता बहू पर ही न्यौछावर कर दोगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? यथार्थ बोले, ममता की कोई निश्चित मात्रा नहीं है। और बेटा, ये तो तेरी अर्धांगिनी है। इसे अपने सीने से लगाती हूँ तो क्या तेरा हृदय शीतल नहीं होता? पति पत्नी में तो किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता बेटा। स्वयं को समग्रता से पत्नी को सौंपेगा, तभी तो पत्नी को समग्र रूप में पाएगा। तुम अपनी माँ को पूर्ण रूप से पत्नी को समर्पित नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित कैसे होगी? माँ ने मुस्कुरा कर यथार्थ को समझाया। मगर मेरे लिए सास के रिश्ते से ये प्रथम परिचय था। मेरी धारणा के बिल्कुल विपरीत। मैं सोच रही थी कि क्या सचमुच इस स्त्री का मातृत्व इतना उदार है कि यह पुत्र के साथ बहू को भी उसकी परिधि में ले ले? और मेरा मन माँ के लिए श्रद्धा से भर गया। माँ ने कभी ये नहीं कहा कि क्षमता, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। लेकिन माँ ने सास के रूप में ममत्व देने में कमी कंजूसी नहीं की। माँ का विचार था कि रिश्तों को उनकी जगह ही रहने दिया जाए। जो रिश्ता जिस रूप में मिला है उसे उसी खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। क्या एक सास अपनी बहू को प्यार व सम्मान नहीं दे सकती? क्या हम सास बहू के रिश्ते को प्यार व खूबसूरती के साथ नहीं जी सकते? और माँ ने जीवन भर यही किया। वो अक्सर कहती थी कि क्षमता, तुम पहले एक नारी हो, बाद में मेरी बहू, और नारी का सम्मान सबको करना चाहिए। शायद यही कारण था कि नोक झोंक के बावजूद हम में कभी मनमुटाव नहीं होता था। यथार्थ भी माँ के साथ गहरे जुड़े थे। अक्सर यथार्थ और माँ घंटों बातें किया करते थे। हालांकि वो चाहते थे कि मैं भी उनकी बातों में हिस्सा लूँ, बैठूँ, मगर मैं बीच में ही उठ जाती थी। दोनों कभी फिलॉसफी पर, कभी राजनीति, तो कभी धर्म पर चर्चा करते थे। बौद्धिक स्तर पर यथार्थ की क्षुधा शायद माँ से ही बातें करके तृप्त होती थी। मैं जल्दी ही ऊब जाती थी। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे यथार्थ पर क्रोध भी आता था कि क्या रखा है इन चर्चाओं में। पापा के सामने यथार्थ ने शायद कभी अपना दिल नहीं खोला था। बचपन से अंतर्मुखी थे यथार्थ। मैंने भी महसूस किया था कि माँ पापा और यथार्थ को लेकर परेशान रहती थी। दोनों को करीब लाने की कोशिश करती रहती थी। ये सब उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा, मगर मैं इस घर का हिस्सा थी, अतः मुझसे कुछ भी छुपा नहीं था। हालांकि पापा और यथार्थ एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, मगर जब दोनों
अहम के घोड़े पर सवार होते तो अनचाहे एक दूसरे को चोट पहुंचा ही देते थे। दोनों ही माँ का हिस्सा थे, सो माँ भी आहत होती थी। आज पापा भी अपने कमरे में माँ की डायरी के साथ बैठे थे, चुपचाप और यथार्थ बालकनी में आराम कुर्सी पर। मगर दोनों की खामोशी में माँ का अस्तित्व आज भी महसूस हो रहा था। दोनों हमेशा से शायद ऐसे ही थे। दोनों के दिलों की खामोशी आवाज़ बनकर हमेशा माँ के रूप में ही शब्द पाती थी। आज दोनों के बीच का सेतु टूट चुका था। मैं भी यथार्थ के पास कुर्सी डालकर बैठ गई। चाय पियोगे? मैंने पूछा। नहीं, यथार्थ खोए हुए से बोले। माँ की याद आ रही है ना? मैंने पूछा। कुछ पूछने के स्थान पर यथार्थ की आंखें भर आईं। कुछ देर यूं ही मुझे देखते रहे, फिर बोले, जानती हो क्षमता, हमारी शादी के बाद माँ ने मुझसे क्या कहा था? मैं चुप रही, बस सुनती रही। तुमने अब तक माँ को जाना है बेटा, नारी को नहीं, माँ ने कहा। अब तुमने शादी की है, नारी से तुम्हारा संपर्क हुआ है, धीरे धीरे उसे जानोगे। लेकिन इतना बता देना मेरा धर्म है कि नारी को माँ समझने की भूल कभी मत करना। नारी ही तो माँ होती है, यथार्थ ने जैसे प्रतिवाद किया। नहीं बेटा, माँ हंसी। एक शरीर में रहते हुए भी नारी सिर्फ माँ नहीं होती। माँ की दृष्टि में क्षमा होती है, मन में वात्सल्य होता है, और नारी की दृष्टि में निषेध व आलोचना होती है। मन में कामना होती है और हाथ याचना में फैला होता है। माँ समर्पण का जीवन जीती है। वह अल्प संतोषी होती है, सीधी सादी और सरल। नारी जब पत्नी के रूप में जुड़ती है तो समर्पित ही नहीं होती, समर्पण मांगती भी है। वह पूर्ण संतुष्ट नहीं होती। नारी बहुत जटिल रचना है विधाता की, उसकी थाह बहुत कठिन होती है। पर तुम तो ऐसी नहीं हो माँ, यथार्थ चकित सा था। यही तो कह रही हूँ, माँ मुस्कुराई। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में देखा है, पुरुष के रूप में नहीं। जिसे पुरुष के रूप में देखा है उसके प्रति मैं भी ऐसी नहीं हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा कि नारी को समझने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि तुम अपनी पत्नी को खुश न रख सको। जो दाम्पत्य का आधार है उसके लिए क्या करना होगा माँ? जीवन से जूझना होगा। नारी को अपने पुरुष का अर्जन प्रिय होता है, विसर्जन नहीं। नारी को जीवन से जूझता पुरुष कमनीय लगता है, उससे भयभीत होता या उसकी उपेक्षा करता नहीं। माँ अपने असमर्थ और दुर्बल पुत्र को भी अपने आंचल में समेट लेती है और उसका विरोध नहीं करती। किंतु नारी न अपने पुरुष को असमर्थ देखना चाहती है, न पराजित, न दुर्बल। नारी को समझो बेटा, उसे कपड़े, गहने, संपत्ति, समृद्धि और सत्ता प्रिय होती है। लेकिन मैंने ऐसी पत्नी नहीं चाही थी माँ। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से प्रकृति के नियम तो नहीं बदल जाएंगे। मेरी पत्नी में इतना लोभ होगा? मैं तुम्हारी पत्नी की तो बात कर नहीं रही बेटा, मैं तो नारी मात्र की बात कर रही हूँ। उसमें ना तो तुम्हारी पत्नी अपवाद है और ना स्वयं तुम्हारी माँ। नारी की सुख समृद्धि के प्रति ललक को मैं लोभ नहीं कहती, वह तो उसकी सहज प्रकृति है बेटा। यदि वो ऐसी ना हो तो शायद पुरुष अकर्मण्य हो जाए। माँ ने रुककर मुझे देखा। तुमने वटवृक्ष देखा है ना? हाँ माँ, वह अपने विस्तार कर खुश है। उसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, छोटे छोटे फल हैं जो किसी के काम नहीं आते, लेकिन वह दूसरों को छाया देकर ही अपने जीवन की सार्थकता पा लेता है। लेकिन दूसरी ओर हर श्रृंगार का छोटा सा पेड़ भी है जिस पर मौसम आते ही फूल लगते हैं, चारों ओर सुगंध फैलाता है, लेकिन किसी को छाया नहीं देता। नारी के जीवन में रूप और गंध का जो महत्व है, उसके लिए क्या तुम उसे दोषी ठहराओगे? क्या उसे लोभी कहोगे? नहीं माँ, वैसे ही नारी भी प्रकृति का साक्षात रूप है। वह पुष्पित और पल्लवित होना चाहती है। उसके जीवन में
रूप, रस, गंध सबके लिए ललक है। जैसे प्रकृति मधुमाती है, वैसे ही नारी भी। उसके शरीर की संरचना ही नहीं, वरन मन की संरचना भी पुरुष के मन से मेल नहीं खाती। शरीर की असमर्थता उसे बाध्य कर दे तो कर दे, किंतु उसकी कामना तृप्त नहीं होती। वह सोने से लदी होगी तो भी वेड़ी में लगाने के लिए एक फूल की कामना उसे अतृप्त रखेगी, और उसकी ये अतृप्ति ही पुरुष के जीवन की प्रगति में सहायक होती है। यह नारी का सहज रूप है, यह उसका दोष नहीं है। माँ के रूप में वह देने वाली है, परंतु पत्नी के रूप में वह लेने वाली भी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सदैव देती रहूँगी, और वो तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत कुछ चाहेगी भी। जितना तुम उसे समझोगे उतना कोई नहीं। वह तुम्हारी छाया बनकर चले, इसलिए तुम विशाल वृक्ष के समान उसे समेटे रखना। यथार्थ का जैसे मोह भंग हो रहा था। उसकी कोई भी समस्या जैसे माँ के पास जाकर समाधान पा जाती थी, मानो माँ ने जीवन से हारना सीखा ही नहीं था। माँ ने उन्हें मेरे विषय में एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे दिया था। यथार्थ ने पूछा, माँ, क्या हर नारी पुरुष के लिए माँ की तरह नहीं हो सकती? केवल क्षणिक रूप से, स्थायी रूप से वह कभी संभव नहीं है। पुरुष की दृष्टि ही उसे नारी बना देती है बेटा। ना पुरुष कभी पुत्र हो सकता है और ना ही नारी कभी माँ हो पाएगी। और यथार्थ चुप हो गए, जैसे वो यहाँ थे ही नहीं। मौत तो जिंदगियों के बीच से गुजर जाती है, मगर बची हुई जिंदगियों को कैसे झंझोड़ जाती है, ये मैंने भी आज जाना है माँ की मौत के बाद। चलो यथार्थ, पापा के पास चलो, क्योंकि उनके साथी का साथ छूट गया है। अब उन्हें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मैंने यथार्थ के हाथों को अपनी हथेलियों के बीच में लेकर कहा, चलो क्षमता। यथार्थ उठ खड़े हुए और पापा के कमरे की ओर बढ़ चले। पापा चुपचाप लेटे हुए थे। यथार्थ की ओर उनकी पीठ थी। यथार्थ चुपचाप खड़े पापा को देख रहे थे और न जाने क्या सोच रहे थे। फिर आहिस्ता से पापा के पास बैठे और उनके कंधे पर धीरे से अपना हाथ रख दिया। पापा जैसे चौंक कर उठ बैठे। शायद उनके लिए भी यह स्पर्श अप्रत्याशित था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर यथार्थ पापा के गले लगकर रो पड़े। पापा भी रो पड़े, पता नहीं माँ को याद करके या बेटे के दुख से द्रवित होकर। इतने वर्षों में मैंने भी पहली बार इन्हें पापा के इतने करीब देखा था। माँ की मौत के बाद पहली बार दोनों एक दूसरे के साथ अपना गम बांट रहे थे। मैं देख रही थी कि कैसे गम दो दिलों को जोड़ता है। बेटा, आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि वह एक नदी थी जो दोनों किनारों के बीच निरंतर बहती हुई दोनों किनारों को सींचती थी, जोड़ती रहती थी। और किनारे उसके थपेड़े तो सहते थे, लेकिन नदी की गहराई में छिपी लहरों की बेचैनी नहीं समझते थे, जो किनारों पर से टकराकर लौट जाती थी। उन किनारों को वह हमेशा से पास लाना चाहती थी। आज खुद सूख कर रेत बन गई और उड़ा लाई दोनों किनारों को एक पास। आज भी वो यादों के रूप में हमारे बीच है, मगर वक्त हमारी मुट्ठी से रेत की तरह निकल गया। और मैं देख रही थी कि दोनों पिता पुत्र के बीच अहम की दीवार तो मोम की थी, जो भावनाओं की ऊष्मा से आज पिघल चुकी थी। काश माँ आज जिंदा होती। मुझे आज महसूस हो रहा था कि कभी कभी गम भी अपने साथ खुशियाँ छुपा कर ले आता है। माँ, ये जिम्मेदारी अब मुझे सौंप गई थी। निश्चय ही मुझे अब इन किनारों को जोड़े रखना है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।